तो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं। आप आज डेटा हैंडलिंग पढ़ने आप सभी के लिए मैं लेके आ गया हूँ बहुत ही बेस्ट चैप्टर जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। और ये बता दूँ कि ये 8 क्लास का बहुत ही बेस्ट चैप्टर है, जो कि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग ऐसा डेटा हैंडलिंग होता है शायद, है ना। तो डेटा हैंडलिंग आज पढ़ने आ चुके हैं और मैं आपको ऐसा डेटा हैंडलिंग पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही आसान आसान टॉपिक्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिससे कोई भी डाउट आपको दिखने वाला नहीं है। और अगर आप बड़े बड़े क्लास में जाएंगे तब आपको याद आएगा कि स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को 30 से 40% जो टॉपिक होगा ये डाटा हैंडलिंग चैप्टर का होगा। ये क्या होगा? वो डाटा हैंडलिंग चैप्टर का होगा। तो सबसे पहले हम लोग को डाटा हैंडलिंग बढ़िया तरीके से अगर समझ में आ जाता है तो स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से सबसे पहले हम लोग का काम होता है कि डेटा हैंडलिंग पढ़ना। अगर आप 9th में जाएंगे तो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको डेटा हैंडलिंग का चैप्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में 30 to 40%, अभी बोल रहा हूँ 30 to 40% जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो डेटा हैंडलिंग का रहेगा। 30 to 40% जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो डेटा हैंडलिंग का रहेगा, क्योंकि डेटा हैंडलिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस आपके एनसीईआरटी में क्लास 8 में मात्र 2 ही कॉन्सेप्ट है, पाई चार्ट एंड प्रोबेबिलिटी, और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे का सबसे ज़्यादा गलती होता है प्रोबेबिलिटी में। तो वहीं में आज हम लोग इस पूरे क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो वन शॉट रहेगा, 20 से 30 मिनट लग सकता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने। तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि भेज डेटा होता क्या है। डेटा को हैंडलिंग तो करते हैं, ये पता है, लेकिन डेटा क्या है? तो डेटा को समझना है हमें। तो डेटा क्या होता है? देखिए, नंबर के फॉर्म में, यानी कि नंबर प्लस इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू डेटा। यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि 10 20 30, एक नहीं 10 20 30 2 4 5, यानी कि अगर दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में उसे डाटा हिंदी में लिखते, चलिए दो से ज्यादा, चलिए यहाँ पे ज्यादा लिख रहा, दो से अधिक इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में उसे डाटा कहते हैं। अगर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, अगर इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में है दो से ज्यादा, और लेकिन याद रखना है नंबर के फॉर्म में रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन नंबर के फॉर्म में है, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डेटा, यानी कि कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या मैंने बोला? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज कंसीडर्ड एज डाटा, एक और चीज बता देता हूँ जो नहीं पढ़ना है, मैं बस आपको बता देता हूँ। अरे डाटा, अरे डाटा क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि अरे डाटा नाम का कुछ डाटा है? आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा होगा, मतलब आपने प्रीवियस क्लास में ये चीज पढ़ा होगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू ग्रेटर। या आपने प्रीवियस क्लास में 6 7 5 4 में पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि असेंडिंग ऑर्डर एक होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये बस हमें पढ़ना है। देखो, ये तो हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटर से, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 1। ये क्या है हमारा? ये हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर। और हमारा 1 2 3 4 5 6 99 100
101, ये सब क्या है हमारे असेंडिंग ऑर्डर। तो वही अगर हम लोग डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर हम लोग डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अरे डाटा। then we are called array data. If any number is expressed, represent or handling in the form of ascending or descending order, that is called array data. मैंने क्या बोला? that is called array data. ठीक है, अब हमें पढ़ना है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? देखिए, सर्कल ग्राफ आपने सुना है, सर्कल आपने सुना है, सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट का दूसरा नाम होता है सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट का दूसरा क्या नाम होता है? सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट का दूसरा नाम होता है सर्कल ग्राफ। मेरा मतलब है कि अगर पाई चार्ट एक ऐसा ग्राफ होता है, सर्कल वाला ग्राफ है, तो इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे पाई चार्ट, जिसके अंदर हम लोग सेंट्रल एंगल यानी कि सेंट्रल एंगल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या चीज में सेंट्रल एंगल? 1 2 3 4 5 6 7 7 8। ये पिज्जा का स्लाइस नहीं है, ये पार्ट ऑफ सर्कल है। इस पे हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 70 डिग्री हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 80 डिग्री हो गया, मान लीजिए 20 डिग्री हो गया। इस हम लोग क्या करते हैं? डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। 88 डिग्री हो गया, 99 डिग्री हो गया, हम लोग इसमें डाटा को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है? देखिएगा, नंबर ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड, टोटल नंबर नहीं, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इनटू 360 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंड अपॉन सम ऑफ, यानी कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं सभी को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, फिर हम लोग सेंट्रल एंगल निकालेंगे। यानी कि जितने भी कंपाउंड है, जैसे हम लोग 5 है 6 77, इस सभी को आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल निकालेंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो यही था सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला। पाई चार्ट में बस एक ही चीज याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है। उसका डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा डेफिनेशन। इट इज अ सर्कल ग्राफ इन विच वी रिप्रेजेंट डाटा बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के हेल्प से जिस भी ग्राफ में, जिस भी सर्कल ग्राफ में हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफ को हम लोग प्यार से बोलते हैं उस पाई चार्ट। ठीक, अब हमें समझना है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड क्या क्या है यहाँ? 5 10 12 20 25। यहाँ पे हम लोग को एक एक करके सभी का सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है, सभी को जोड़ते हैं। यहाँ पे 15 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 20। ठीक है, तो 15 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा? 15 यहाँ 5 जुड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 इधर जोड़ जाएगा, 30 5 40, 25 और 15 40 होता, 20 10 30 तो 5 5। उसके बाद 20 और 12 32, 72 आया। ठीक है, तो 70 देखिए अब यहाँ 72 आ गया। अब हम लोग को सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे कंपाउंड, यहाँ लिखा लेंगे सेंट्रल एंगल, यहाँ लिखेंगे आंसर। कंपाउंड यहाँ पे हम लिखते हैं 5, तो नीचे क्या रहेगा? 5/72 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, दूसरा कंपाउंड 10, यानी कि 10/72 इंटू 360 डिग्री। तो हम लोग 360 डिग्री क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि देखिएगा
जो सर्कल होता है उसके अंदर का जो हम लोग इंटीरियर एंगल का सम करेंगे वो 360 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और इसके ऊपर का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है और जो नीचे वाला एंगल होता है वो भी 180 डिग्री होता है। तो यानी कि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसमें 360 डिग्री इसके लिए लेते हैं क्योंकि सर्कल के इंटीरियर एंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। क्यों लेते हैं? बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए सर्कल इज क्या? इज 360 डिग्री। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड आ गया, 5 आ गया, 10, ये सब हम लोग जोड़ दिए, मैंने मिटा दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से। 5 ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 72 अगर 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा हमारा 5/2। फिर हम लोग इसको पॉइंट में निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप निकाल लीजिए। इस पर उसके बाद करते हैं 10/72 इंटू 360 डिग्री। तो ये भी कर जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 10/2 यानी कि 5 डिग्री 12 है। तो 12 बटा क्या हो जाएगा? 12/72 इंटू 360 डिग्री होगा। इजी भी 12/2 आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 डिग्री। फिर यहाँ 20 तो 20/72 इंटू 360 डिग्री, तो 20/2 आंसर आ जाएगा तो 10 डिग्री। 25 है तो 25 डिविजिबल नहीं होगा, उसका भी पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिया। फिर आपको एक एक करके रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग बता देते हैं। इसका आता है हमारा 5.2 इसका आएगा। ठीक है, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5.2, 10 इज इक्वल टू 5, 12 इज इक्वल टू 6, 20 इज इक्वल टू 10 और 25 इज इक्वल टू 25/2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी भी आपकी पाई चार्ट का भी चैप्टर है। क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फटाफट से आप लोग कॉपी पर निकाल लीजिए। हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले हमको समझना है प्रोबेबिलिटी का मतलब। प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम हम लोग रख सकते हैं चीज नहीं, चांस। चांस रख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम। द अदर नेम प्रोबेबिलिटी इज चांस, यानी कि संभावना किसी भी चीज की होगा। संभावना किसी भी घटना के घटने की, किसी भी संभावना की होने की, उससे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आज बारिश आएगा या नहीं आएगा, कल बारिश आएगा या नहीं आएगा, आज इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, आज पाकिस्तान टॉस जीतेगा या नहीं जीतेगा, वो सभी क्या है? हमारा प्रोबेबिलिटी है। वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। पाई चार्ट में सिर्फ 2 फॉर्मूला सीखना है, सेंट्रल एंगल का, प्रोबेबिलिटी का। मात्र उस 2 फॉर्मूला को सीख लेना है और उस दोनों फॉर्मूला पे 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है। यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए तो हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पे 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे और पाई चार्ट पे 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे। 20 क्वेश्चंस आपके हो गए प्रैक्टिस की। आपके 20 क्वेश्चन हो गए आपके प्रैक्टिस के। उसके बाद आपके स्कूल में अगर जो बुक चलता है वो आपको करना है। 20 क्वेश्चन आपका मिनिमम है, मिनिमम आपका 20 क्वेश्चन। आपको बस प्रैक्टिस करना है 20 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग का 5 क्वेश्चन इजी लेवल का हो जाएगा, 5 क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग क्या करना है? 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो मैं डिस्क्रिप्शन में जाने वाला हूँ उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएगा।
फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप स्कूल में एनसीईआरटी, RS वाला, RD शर्मा, पियर्सन, MT, GS चंद, कुछ भी अगर आप चाहते हैं आप बुक सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको उससे पहले 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सीधे अगर आप उस क्वेश्चन पर चल जाएंगे तो उसमें आपको घबराहट हो सकती है, आपसे नहीं बन पाएगा। सिर्फ मैडम 20 से 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इजी लेवल के थोड़ा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाए, फिर आप जाएंगे हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे, हाई लेवल क्वेश्चन पे, तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा आउटकम्स क्या होता है। आउटकम्स का मतलब होता है जो आने वाला रहता है, जैसे बारिश आने वाला है या नहीं आने वाला है, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम्स के हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इंडिया मैच जीत जाए, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? इंडिया मैच जीत जाए, ठीक है। अगर हम लोग आज चाहते हैं कि नहीं आज हम लोग का क्रिकेट मैच होने वाला है, आज बारिश नहीं आए, तो हम लोग का फेवरेबल आउटकम्स क्या है? कि आज बारिश ना आए। फेवरेबल यानी कि जो आउटकम्स हम लोग चाहते हैं कि आए, उस आउटकम्स को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स के जो आने वाला है, टोटल आउटकम क्या होगा? पहला कि बारिश आएगा, दूसरा कि बारिश नहीं आएगा। यह दो चीज ना होगा, बारिश आएगा और बारिश नहीं आएगा। इस दो के अलावा कुछ होने वाला है नहीं, इस दो के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बारिश आएगा नहीं तो नहीं आएगा। क्या बारिश शुरू के आधा पे आएगा? नहीं, दो ही आउटकम्स होगा, बारिश आएगा और बारिश नहीं आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा हमारा? कि नहीं आज बारिश नहीं आए, क्योंकि आज मैच होने वाला है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? कि बारिश नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के होंगे जिनके यहाँ मैच कुछ नहीं हो रहा है, आपके घर गली बगल वाले गली में मैच हो रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि नहीं आज मैच हो रहा है तो आज बारिश ना आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स? क्या हो जाएगा? कि आज बारिश ना आए। मान लीजिए क्या है आपका स्कूल में टेस्ट, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि आज बारिश आ जाए जिससे वैसे मैं स्कूल ना जा पाऊँ और मेरा टेस्ट छूट जाए, जिससे मुझे टीचर का डांट ना सुनना पड़े। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? कि आज बारिश आए। तो दोनों में से कोई ना कोई फेवरेबल आउटकम्स होगा। पॉसिबल आउटकम्स जो आएगा, एक्चुअली में जो होगा, जैसे आज बारिश आ गया, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? कि बारिश आ गया। लेकिन हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या था? कि बारिश ना आए। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हम लोग चाहते हैं, पॉसिबल आउटकम्स की जो एक्चुअली में हुआ है, जो असली में हुआ है, टोटल आउटकम्स दोनों, पॉसिबल आउटकम दोनों। मान लिया आप सोच रहे हैं कि आरसीबी का मैच हुआ था अभी जस्ट हाल फिलहाल, सबके बोल रहे थे कि आरसीबी बैटिंग मिल जाए, बैटिंग नहीं, आरसीबी हार गया, बैटिंग हार गया कि नहीं हार गया उस टॉस। लेकिन आरसीबी के फैन का क्या था? सभी का फेवरेबल आउटकम्स क्या आज? फेवरेबल आउटकम्स की आरसीबी टॉस जीत जाए, ठीक है, जीत जाए। और जो ये पंजाब के थे उनका पॉसिबल आउटकम्स क्या था? कि आरसीबी टॉस हार जाए। फेवरेबल आउटकम्स दो थे। पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ? कि आरसीबी हार गया, यानी कि आरसीबी को बॉलिंग मिली, बॉलिंग हार जाए उसको बैटिंग मिला। यानी कि पॉसिबल आउटकम्स हर लोगों का एक सेम ही होता है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स सब किसी का अलग होता है। टोटल आउटकम्स जो होता है वो भी सब किसी का सेम ही होता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी भी सीख लिया। अब हमने आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी के पाई चार्ट के 10 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके सेंटर में निकालने के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन करने से आपको 5 आप लोगों को थोड़ा MCQ होंगे, 5 आपके सॉल्व करने वाले होंगे। फिर आप दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा जो हाई लेवल होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके मिनिमम है। आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसके हिसाब से आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा डाउट उसी समय क्लियर हो जाए। उसके बाद से कोई भी बुक आप उठा लीजिए, उसका फाड़ दीजिएगा, इतना पावर रहे आपके पास। थैंक यू। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब